जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये 16वां सेट है। इससे पहले ऑलरेडी 15 सेट कराए जा चुके हैं जो कि प्लेटफॉर्म के फर्स्ट वॉल्यूम से है। 1 से 2 दिन में आपका वॉल्यूम सेकंड भी शुरू कर दिया जाएगा, जो कि इसमें जो बचे हुए सेट होंगे ना उसको हम अल्टरनेट लेकर के चलेंगे, यानी एक दिन वॉल्यूम 1 तो दूसरे दिन वॉल्यूम 2। इससे क्या होगा कि आपको दोनों बुक का सेट डिस्कशन कंटिन्यू होते रहेगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम वीडियो को ज़्यादा डिले न करते हुए एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। साथ एक मैं आपको बात को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। आप सारे लोग जा करके जितने भी कैंडिडेट हैं करंट अफेयर का वीडियो देखिए, जिसमें 500 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का स्पीडी का बुक से लिया गया है क्वेश्चन, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 243 त से लेकर के 243 य और 6। य 6 का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको कहीं YZG भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ZG भी मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुछ महत्वपूर्ण हम और अनुच्छेद को देख लेंगे जो कि पंचायत से नगर पालिका से संबंधित होगा। जैसे 243 का हम द देखेंगे, आर्टिकल 243 का द, इसमें क्या होता है कि इसमें नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है। किसकी बात की गई है? तो नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है। दूसरा क्या है, अगर हम अनुच्छेद 243 का य देखें, अनुच्छेद 243 का हम यह देखेंगे तो उसमें क्या जिक्र किया गया है? उसमें बोला गया है मतलब जो है नगर पालिकाओं के लेखाओं की परीक्षा की बात की गई है। 243 प क्या होता है? तो 243 पे में प में नगर पालिकाओं की अवधि की बात की गई है, ठीक है। जबकि 243 न में अगर हम बात कर ले 243 न में दोस्तों, तो इसमें स्थानों का आरक्षण के बारे में जिक्र किया गया है। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि नेपियादो निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती देश की राजधानी है? तो ये सब स्टैटिक बेस्ड का क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन इतने बार रिपीट कर चुका है कि आपको जुबानी याद हो गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपियादो म्यांमार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? म्यांमार की। मैं आपको एक और पॉइंट में बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। किस अधिनियम के तहत? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, म्यांमार को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? स्वर्ण पैगोडा का देश। नोट कर लीजिए, स्वर्ण पैगोडा का देश के नाम से भी इसको हम जानते हैं म्यांमार को। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। साथ ही साथ म्यांमार के साल्विन और इरावदी नदी, ध्यान में रखेंगे, क्या है? साल्विन नाम है इसका, साल्विन और इरावदी नदी। इरावदी नदी का आपका जिक्र पूछ देता है। नदी द्वाब को, ये दोनों नदी द्वाब को जो है ना, साल्विन और इरावदी नदी द्वाब को, द्वाब क्षेत्र को जो है पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि इरावदी नदी कहाँ की मुख्य नदी है? तो आप म्यांमार लगाएंगे। ये तो ठीक है, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा कह दिए। इसमें एक और पॉइंट आया हुआ है, भूटान। भूटान को किस नाम से जानते हैं? तो लिख लीजिए, लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड। क्या है? लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड, ठीक है। थंडर वर्ल्ड के भी नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया? ये लीजिए, अब ये भी मैंने क्वेश्चन किया और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ही दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, भारत अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों की क्रम बताइए, है ना। उसमें से कौन कौन सा क्रम होगा? तो आपको हम सबसे पहले बता देते, उत्तर से जब दक्षिण की ओर जाएंगे, यानी मैप में ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे, तब आपको ऑप्शन आंसर, करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे पहले काराकोरम मिलेगा, फिर आपको लद्दाख मिलेगा, फिर आपको जास्कर श्रेणी और फिर पंजाल श्रेणी मिलेगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो काराकोरम की बात आती है तो काराकोरम जो है, काराकोरम की प्रमुख चोटी कौन सी है? K2।
काराकोरम श्रेणी की प्रमुख चोटी कौन सा है? K2, जिसको आप गॉडविन अस्टीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन अस्टीन। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। गॉडविन अस्टीन अगर पूछे तो भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे, भारत की, नोट कर लीजिए, भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तब तो आप K2 लगाइएगा, जबकि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तब आप वहां पे विश्व की दूसरी ऊंची चोटी भी पूछेगा तो आप गॉडविन अस्टीन या K2 लगाइएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और विश्व की भी दूसरी ऊंची चोटी K2 ही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इसमें एक और जास्कर श्रेणी है। तो जास्कर श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 6000 मीटर है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 5 क्या कहता है? कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, पिंकली वेंकैया ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि मैडम भिकाजी कामा ने जो है 1907 ईस्वी में, किसने? मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार किया था और स्टुटगार्ड में, कहाँ? स्टुटगार्ड में जो है इसका समाजवादी सम्मेलन में इसको फहराया था, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो एनी बेसेंट, पिंकली वेंकैया के बारे में आपने सोच लिया। अच्छा, एनी बेसेंट कौन थे? तो एनी बेसेंट जो थे वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जबकि सरोजिनी नायडू कौन थी? तो ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये भारतीय नहीं थे एनी बेसेंट। अगर पहली महिला पूछेगा तो आप एनी बेसेंट लगाएंगे, लेकिन अगर भारतीय महिला पूछेगा तब आप वहाँ पे सरोजिनी नायडू लगाएंगे। अच्छा, विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो कि प्रथम महिला बनी जो यूएनओ सभा की जो है वो अध्यक्षता की थी, नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, पिंकली वेंकैया। अगला प्रश्न है, कहता है कि आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए और ऑरेंज कप दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 2, शुभमन गिल को। ऑरेंज कप तो इनको मिला, पर्पल कप किनको मिला? कैप मिला। तो पर्पल कैप जो है दोस्तों मोहम्मद शमी को मिला। इन्होंने कितने विकेट चटकाए थे? तो 28 विकेट चटकाए थे, इनको पर्पल कैप दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता है विश्व विख्यात तेल शोधक कारखाना, जिसको अबादान भी कहते हैं, यानी अबादान की कारखाना कहाँ है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ईरान में। कहाँ है? ईरान में। ध्यान में रखिएगा, ये तो वर्ल्ड की बात हो गई। अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है वो पीएल है, जामनगर में। पीएल मतलब क्या है? ये प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि यानी निजी क्षेत्र में, ये सरकारी नहीं है, जामनगर में है। किसका है? तो रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का, यानी अंबानी का है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वैसे एक आपके दिमाग में ओपेक आता होगा, तो ओपेक जो है वो किसी का निजी क्षेत्र नहीं है, बल्कि उत्पादक जितने भी कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओपेक का अगर जिक्र आता है तो ओपेक की स्थापना कब आपसे पूछ ले तो ओपेक का स्थापना कब हुआ था? तो ओपेक का स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो वियना, ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में, नोट कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो इससे तो दूर ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। बाकी आपको विशेष पढ़ ही रहे होंगे, आपको ठीक, आपको क्वेश्चन की बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है? तो 8 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, यूएसए संविधान से। अच्छा, इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो इंग्लैंड से जो है दोस्तों संसदीय प्रणाली लिया गया है, नोट करिए, संसदीय प्रणाली। अच्छा, कनाडा से, तो कनाडा से इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली, जबकि कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया है, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, इंग्लैंड से संसदीय, जबकि कनाडा से संघीय। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची का आपने तो नाम सुना ही होगा। तो समवर्ती सूची जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान जो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को तो बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया और इसे संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया। बन करके तैयार किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ,
एक्सेप्ट भी कर लिया गया 26 जनवरी 1949 को, जो कि प्रश्न में कहा गया है, लेकिन जब लागू करने की बात होगी तब आप आंसर लगाएंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में यानी 26 नवंबर को एक दिवस भी मनाया जाता है जिसको हम संविधान दिवस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त हो। तो उसे क्या प्राप्त हो? ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आर्टिकल 75 के तहत, नोट करिए, आर्टिकल 75 के तहत जो है आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जबकि आर्टिकल 75(2) के तहत जो है बताया गया है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण कर सकते हैं, यानी अपना पद धारण कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये हुआ कब था? तो नोट कर लीजिए, एक पॉइंट मैं बताता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव, नाम तो सुना होगा, पीवी नरसिम्हा राव के प्रयास से 1992 में जो है 1992 में संसद के द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन को मंजूरी मिली थी। कब? 73वें संविधान संशोधन को मंजूरी मिली थी 1992 में। किसके प्रयास के द्वारा? पीवी नरसिम्हा के द्वारा। ठीक है, अब इसके तहत जो संविधान में भाग 9 में, ठीक है, कौन सा भाग में? भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से लेकर के अनुच्छेद 243 के न तक, टवर्गी न तक इसको जोड़ा गया है। नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो 12 का करेक्ट आंसर लगाएंगे। पहले तो देखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तो बिल्कुल सही है। हरिजन बिल्कुल सही है। हिंद स्वराज, तीनों के तीनों सही। ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, 13वां प्रश्न कहता है दोस्तों, देखेंगे 13वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन और टू लीव्स एंड अ बर्ड। ये तीनों के तीनों बुक जो है दोस्तों, ये श्री मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सेज का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नोट करिए ना। दिक्कत क्या है? स्पेशल, सेज का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अच्छा, इसका रीजन क्या था? ये क्यों, क्या है आखिर सेज? तो सेज का जो स्थापना है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया। रीजन था कि जो ट्रेड है, व्यापार में जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ये तो मेन रीजन, इसका जो है मिशन यही था, उद्देश्य कि निर्यात को बढ़ावा देना। ये तो सेज हो गया, ACZ। एक होता है EPZ। EPZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नोट कर लीजिए, ये है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। क्या है इसका दोस्तों? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ACZ हो गया, APZ हो गया, एक और होता है AEZ। AEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपसे पूछ देगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 15 का करेक्ट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 2, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कारपोरेशन। नोट कर लीजिए। बताएंगे हम आपको कि जब हम 6th 7th या 8th क्लास में थे तो इस समय ये हमको लर्न करवाया गया था और रटवाया गया था। आज देखिए ये बार बार फायदा करता है, एग्जाम में भी ये फायदा करता है। आपसे बार बार पूछता ही है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। नोट कर लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कारपोरेशन। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 8 दिसंबर, नोट करिए, 8 दिसंबर 1985 को जो है वो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में जो है एक काठमांडू जगह, उसकी ढाका की राजधानी काठमांडू है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 8। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। एक बार आप देख लीजिए, पर सुन लीजिए ध्यान से। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 कंट्रीज जो हैं वो सार्क के
जो है देश हैं, सदस्य हैं, नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है कौन सा रंग से? तो ब्लू रंग से तो आपको नदी को दर्शाया जाता है, जबकि पर्वत और पहाड़ की बात करें तो आप आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 1, लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 17 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, चाइना इसका उत्पादक और उप निर्यातक भी देश भी है, जबकि भारत का स्थान जो है इसका इस मामले में दूसरा आता है। भारत का कौन सा स्थान आता है दोस्तों? दूसरा स्थान है। अगर हम आपसे पूछ दें कि भारत में रेशम के कुल कितने प्रकार होते हैं या रेशम के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो भारत में नहीं बल्कि रेशम के कुल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? नोट कर लीजिए, एरी, सहतूत, एरी हो गया, सहतूत, तसर और मूंगा। ये रेशम के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 पे आयातक, उत्पादक और निर्यातक दोनों चाइना, जबकि इंडिया का स्थान सेकेंड स्थान है। अगला प्रश्न है, कारगिल जो कि एक अघोषित युद्ध था के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 18 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर, अच्छा पहले कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1999 ईस्वी में। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नवाज शरीफ थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल का संबंध जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बास्केटबॉल से है। इसमें क्या होता है? तो प्रत्येक पक्ष में जो है दोस्तों 5-5 खिलाड़ी होते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे कि बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप कब हुआ था, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? 1950 ईस्वी में बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप हुआ था। अगला प्रश्न है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 20 का ऑप्शन नंबर 2, मार्टिन लूथर किंग। ध्यान में रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, जूनियर नाम है इनका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का गांधी कहा जाता है, जबकि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता था। नोट करिएगा। इसमें एक अब्राहम लिंकन दिख रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा कि यूएसए में जो है दास प्रथा को समाप्त करने में जो है इनका मेन रोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, कास्ट विडो। ठीक है, अच्छा सर्क कैसे बनता है? तो सर्क हिम अपर्दन से बनता है, जबकि ड्रमलिन जो है दोस्तों हिम निक्षेपण से बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है? तो आपके दिमाग में एक आएगा एनपीके। एनपी का मतलब क्या है? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आपको तो दिख रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम होना चाहिए। K4 कैल्शियम होता है, पोटेशियम नहीं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दिया हुआ है, इसी को हम कैल्शियम भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक्सिमो के घर किसके बने होते हैं? तो आप तो 5th क्लास 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सिमो के घर को ही क्या बोलते हैं? हम इग्लू के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? इग्लू। अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि इग्लू किससे बना होता है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, बर्फ से ये घर बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, कौन सा? कलकत्ता। बताया दे कि 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में, है ना, यानी उनके रिस्पेक्ट में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बाद में 1912 में जो है पूर्ण रूप से दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया। उस समय अगर हम पूछ दें कि जब दिल्ली राजधानी परिवर्तन हो रहा था, यानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का परिवर्तन हो रहा था, तो उस समय कार्यकाल किसका था? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नोट कर लीजिए, उस समय का इंडिया का गवर्नर जनरल था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित करते हैं। तो किसको प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित करते हैं दोस्तों? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 में, नोट करिए,
अनुच्छेद 331 में जो है के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। इसका जिक्र किस में किया गया है, आर्टिकल 331 में। कितने एंग्लो इंडियन को, 2। जबकि 330 में क्या कहा जाता है, तो 330 में बताया जाता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यानी एंग्लो इंडियन की चर्चा किस में की गई है, तो 331 में। भूलेंगे नहीं, आपसे पूछेगा क्वेश्चन ये सब। आप इस सोच में नहीं रहिए कि बहुत ही आसान बस स्टैटिक क्वेश्चन रट लिए, पढ़ लिए और हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं फैक्ट बता रहा हूं उसको भी आप फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, परिवार कल्याण से। जबकि रेड क्रॉस का संबंध किससे है दोस्तों, तो आप नोट करिएगा, ये डॉक्टरी सहायता के लिए। अगला प्रश्न है, कहता है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है कि कंटूर रेखा दर्शाती है, तो कंटूर रेखा किसको दर्शाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को जो है कंटूर रेखा दर्शाती है। नोट करिएगा दोस्तों। एक होता है आइसोबार, आइसोबार का आप नाम सुनते होंगे, नोट करिए आइसोबार। ये किस चीज को दर्शाता है, तो आइसोबार जो है वो समान दाब वाले स्थान को दर्शाता है। जबकि एक आइसोहाइट होता है, तो आइसोहाइट में क्या होता है, तो ये समान वर्षा वाले को दर्शाता है। समान वर्षा की अगर जिक्र करें तो यहाँ पर हम आइसोहाइट लगाएंगे। एक होता है आइसोहेल, जो फैक्ट मैं बता रहा हूं, नोट करते जाइए। एक क्या होता है आइसोहेल, तो आइसोहेल में सूर्य के टेम्परेचर यानी सूर्य ताप को बताता है, यानी जहां पे इक्वल समान ताप हो। और एक होता है आइसोनिफ, आइसोनिफ नोट कर लीजिए, आइसोनिफ। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो आइसोनिफ में जो है वो बर्फ गिरने वाले समान क्षेत्र को बताता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आप जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो एक ट्रिक है, कभी भूलिएगा नहीं, नोट करेंगे। मित्र पर गमछा झार, क्या है, मित्र पर गमछा झार, कभी आप भूलेंगे नहीं कि कौन कौन सा राज्य है। मित्र पर गमछा झार, तो मी फॉर मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार मतलब झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कहता है ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी बहती है तो कहाँ, तो कावेरी नदी कहाँ बहती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण भारत में। ध्यान में रखिएगा, कावेरी नदी को क्या कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा। अगर दक्षिण की गंगा पूछे तब आप कावेरी नदी लगाएंगे, जबकि दक्षिण केवल दक्षिणी गंगा पूछेगा आप, ठीक है, तब आप वहां पे गोदावरी लगाएंगे। ये दक्षिण गंगा पूछ रहा है, दक्षिण की गंगा के लिए मैंने कहा तो कावेरी लगाएंगे। ऐसे इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर है, नोट कर लीजिएगा, कितनी, 800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्या कहता है, कहता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में तो पहले आएगा कि पश्चिम बंगाल तो है, तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ हम उड़ीसा लगा देंगे, सही हो जाएगा। गलत है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात में पश्चिम बंगाल के बाद जो है सबसे अधिक आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। कैसे, तो पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल है वो 2114 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा, वर्ग किलोमीटर में, जबकि गुजरात में 1175 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में। अच्छा, गुजरात में कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों गुजरात में। असम में कौन सा है, तो जिम कार्बेट। और उत्तराखंड या उत्तरांचल की बात कर, सॉरी उत्तरांचल या उत्तराखंड में जिम कार्बेट, और असम में मानस, आपने नाम सुना होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, 33वां प्रश्न कहता है कि दल बिदोल बदल, हाँ,
दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था कब? तो दल बदल विरोधी कानून जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1950 ईस्वी में। कब 1950 ईस्वी में पारित हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? नोट कर लीजिएगा, राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे। ये इसी का तो फायदा है, जो हमारा नीतीश कुमार जो है कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, उनको एक जगह मन ही नहीं लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो 34 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 क्षिप्रा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो 35 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 केरल का जो है वो कथकली और मोहिनीअट्टम, दोनों केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। अच्छा, तमिलनाडु का क्या है? तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, असम का बिहू। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो ऑप्शन लगाइए ना, ऑप्शन नंबर 1 चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज राजदूत था किसका? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत को कौन से पुस्तक में लिखा है? तो इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 7500 किलोमीटर। हालांकि ये राउंड फिगर में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 7516.6 किलोमीटर, लेकिन आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर मुख्य भूमि के पूछे जो कि तट की लंबाई, तब आप वहां पे 6100 किलोमीटर लगाते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, बुध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 2 सिद्धार्थ, जबकि पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम इनका राहुल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हिमाद्री। वैसे हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहले उत्तरी को, सबसे उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? तो उत्तरी भाग को हम बोलते हैं हिमाद्री, जबकि दक्षिणी भाग को शिवालिक। दक्षिणी भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शिवालिक। और मध्य भाग को जो है दोस्तों हिमाचल, या फिर हम लघु हिमालय भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। उत्तरी भाग हिमाद्री, सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक, और मध्य भाग को हम लघु हिमालय या फिर हिमाचल के भी नाम से हम जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है? ये आपको मैच कराने वाला प्रश्न है दोस्तों, मैच कराइए। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, ठीक है। 23 जनवरी नेताजी जयंती यानी पराक्रम दिवस के भी नाम से जानते हैं। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये भी सही है। 4 नवंबर विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं बल्कि नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आंसर लगाएंगे 42 का ऑप्शन नंबर 3 क्रोड। क्रोड या फिर आप नीफे भी कहते हैं इसको। कहीं आपको क्रोड मिलेगा तो कहीं आपको नीफे। नंबर 1 पे सियाल है, यानी सबसे ऊपरी परत को सियाल बोलते हैं। मध्य परत को हम सीमा बोलते हैं, और जबकि सबसे भीतरी परत को हम नीफे बोलते हैं। अच्छा, सियाल, सीमा, नीफे है क्या? नो, एक ही लर्न कीजिए, ऐसे ट्यून में याद कीजिए, काम देगा आपको। सियाल, सीमे, नीफा। तो सबसे ऊपर में जो है वो सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, नोट करिएगा। कुछ इस तरह से सियाल लिखा जाता है, सियाल। इसका मतलब है कि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। दूसरा क्या है? सीमा है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। और एक हो गया नीफे, यानी जिसको आप क्रोड कह रहे हैं, तो इसमें निकेल और फेरस मतलब क्या बोलते हैं उसको? लोहा की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 43 का ऑप्शन नंबर 2 मैडम भिखाजी कामा को। जबकि ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नोट कर लीजिए, हमने क्या कहा? ग्रैंड ओल्ड लेडी किसके कहा जाता है दोस्तों? लेडी ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ये तो ग्रैंड ओल्ड ऑफ लेडी कहा गया। अगर हम आपसे पूछ दें कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप लगाएंगे दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे,
कहता है कि क्षोभ मंडल का सघनता कब बढ़ जाता है, तो क्षोभ मंडल का जो है सघनता दोस्तों शीत ऋतु में, कब, शीत ऋतु में अधिक नमी होने के कारण जलवायु अधिक सघन हो जाता है, जिसके कारण क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। अगर हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई बात कर ले तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है। अगला प्रश्न है, कहता है कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो 57वां का इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, ऑप्शन नंबर 2 दामोदर मौजो का। अगर हम आपसे पूछ दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू की गई है, तो 47 का करंट, ये सब करंट अफेयर का ही प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी ने। अगला प्रश्न है कि फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो नोट करिएगा कि यह मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह के 2 ही चंद्रमा है, यानी 2 सैटेलाइट हैं, कौन, फोबोस और डीमोस, नोट करिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, क्या कहता है देखिएगा। 49वां प्रश्न कहता है कि इसरो के द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 एक्सपोसैट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरत कमल अंचत किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध आपसे पूछ रहा है, तो 50 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ये टेबल टेनिस खेलते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर, जो कि साइंस सेक्शन शुरू होता है, कहता है कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है, तो हाई लेवल का जो पोषण होता है स्तर किसको प्राप्त होता है, आपके दिमाग में आएगा कि जो शाकाहारी और मांसाहारी यानी सर्वाहारी होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अपघटक। ठीक है, वैसे जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कौन कौन, उत्पादक, ठीक है, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक होता क्या है, तो ये मुख्य रूप से ना ये कवक और जीवाणु वर्ग में आते हैं, ये है ना, यानी कवक और जीवाणु वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, कहता है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 दाब विद्युत प्रभाव पर ये आधारित होता है। अगला प्रश्न है प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो जो कि आप जो सजावट होता है या फिर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं दोस्तों, तो उसमें पूछा है कि कौन सा गैस भरा होता है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 53 का, ऑप्शन नंबर 2 नियोन गैस भरा होता है, जो कि एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, कहता है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 आरबीसी के माध्यम से, जो है दोस्तों ये ब्लड में मिल करके ऑक्सीजन को पूर्ति करता है होमोग्लोबिन के माध्यम से। अगर हम आपसे पूछ दें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का जो है निर्माण कहाँ होता है, तो आप लगाएंगे आंसर पहले बोन मैरो में। दोनों का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, बोन मैरो में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है दोस्तों वो 2 से 4 दिन आपको देखने को मिलेगा। तो कभी आप भूलेंगे नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि सोरा जो कि बारूद बनाने का काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो 55 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। ऐसे बारूद बनाने में, बारूद जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है, तो बारूद बनाने में यूज किया जाता है सल्फर, बारूद बनाने में सल्फर प्लस चारकोल, ठीक है, सल्फर प्लस में चारकोल और नाइटर का प्रयोग किया जाता है। जब आप तीनों को प्रयोग करेंगे ना तो आप बारूद बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 एक न्यूमेरिकल का प्रश्न दिया हुआ है। कहता है कि अवतल लेंस है कि फोकस दूरी दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, और वस्तु का लेंस जो है ये डिस्टेंस आपको दे रखा है
30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब पूछ रहा है, ये सबसे पहले फोकस करेंगे कि क्या दिया हुआ है, ये अवतल लेंस में है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एक बहुत फेमस फॉर्मूला 1/f = 1/v, हाँ 1/v माइनस 1/f = 1/v माइनस 1/u। अगर ये अवतल लेंस में ध्यान में रखेंगे तो अवतल लेंस में इसलिए हम क्या करेंगे, जो वस्तु का दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, -30 सेंटीमीटर लेंगे हम। क्यों? चूंकि अवतल लेंस में है, यानी ये u का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फोकस दूरी यानी f = दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/f = तो 1/v हमको यानी v निकालना है, तो 1/f प्लस में 1/u आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा v = -10 सेंटीमीटर। अगर यही उत्तल होता तो आप प्लस में रखते। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदे जो है गोल होने का क्या कारण है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, जल का पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, कहता है कि किसी पिंड का वेग अगर दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ½ mv²। आपसे पूछ रहा है कि वेग दुगना कर दिया जाए, तो जब 2v² कीजिएगा तो 4v² होगा कि नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि शराब के अत्यधिक उपभोग में क्षति होती है किसकी, तो आप कहते होंगे कि ज़्यादा शराब मत पीजिए नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लीवर को सबसे अधिक जो है वो प्रभावित करता है। अच्छा, शराब बनता किससे है, दिमाग में रखिएगा, इथाइल अल्कोहल, सॉरी किससे बनता है, अथाइल अल्कोहल से। जब आप ये क्वेश्चन करेगा ना तो आपके साथ एक और इनके चच्चा जुड़े हुए रहते हैं ऑप्शन में, मिथाइल अल्कोहल, जो कि गलत होता है और अधिकतम आंसर लोग क्या करके आते हैं, मिथाइल अल्कोहल। शराब जो होता है वो इथाइल अल्कोहल से मिलकर के बना होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कहता है कि शैलों एवं तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, शैलों तथा खनिजों में सबसे अधिक पाने वाला तत्व कार्बन है। अगला प्रश्न है, कहता है कि MnO4 एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि दी हुई अभिक्रिया किसका उदाहरण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया पूछ रहा है कि भौतिक प्रतिक्रिया होता है। आप साफ शब्दों में जान लीजिए कि भौतिक प्रक्रिया क्या होता है, मुझे डेफिनेशन नहीं आता, हम इतना ही शब्दों में समझेंगे कि जिसको चेंज करने के बाद फिर से वापस बनाया जा सकता है उसको हम भौतिक प्रतिक्रिया बना देंगे, और जिसको एक बार जो दूसरा फॉर्मेशन कर दिया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। जैसे दूध से दही का जमना, दूध से दही बना दिया, क्या दही से फिर आप दूध बना सकते हैं, यस और नो? अगर नहीं तो आप रासायनिक अभिक्रिया लगाइए ना, क्या दिक्कत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या कहलाता है, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से जो बनने वाला सफेद अवक्षेप होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेरियम सल्फेट। अगर आप चाहेंगे कि इसका इक्वेशन देखें तो आप इसका इक्वेशन नोट कर लीजिए, BaCl2 प्लस में Na2SO4, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या, बेरियम सल्फेट, और अवक्षेप के रूप में क्या 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को ये रिलीज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु क्या है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन, अंतिम उपधातु पोलोनियम है, जो कि मानव निर्मित उपधातु है। अगर इसकी परमाणु संख्या की बात कर ले तो इसकी परमाणु संख्या 84 होती है, ध्यान में रखेंगे, जबकि कुल समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 210। अच्छा, ये तो ठीक है, ये उपधातु का जिक्र पूछ दिया। अगर आपसे पूछ देगा कि न्यूलैंड्स आवर्त सारणी के अंतिम तत्व कौन सा है, तो अंतिम तत्व आप लगाएंगे थोरियम। कौन लगाएंगे दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़ों से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, 65 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे, अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक से, तो आपको Zn, ठीक है, प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम ले लिए, और इसको हमने जिंक से जो है इसको प्रतिक्रिया कराएं तो क्या मिलेगा, तो जिंक सल्फेट मिलेगा ZnSO4, और प्लस में ये H2 जो है दोस्तों वो रिलीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, और यदि ध्वनि तरंग जो है 7 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए में कितना समय लेगी। गणित तो जानते हैं ना, क्या होता है फॉर्मूला होता है T में, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस बाई T डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई
स्पीड, डिस्टेंस कितना है 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर को हम 7000 मीटर बना ले क्या, चूंकि यूनिट मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और 700 डिवाइड करा दीजिए, बाकी मुझे नहीं आता। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, कहता है कि मीथेन गैस बनती है, तो मीथेन गैस कैसे बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करेंगे तो आपको मीथेन गैस प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे दोस्तों। 68वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट में इतना ही अंतर है कि ये चतुष्फलकीय संरचना और इनकी षष्ठकोणीय संरचना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कि शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो जिंक सतह पर कौन सा होता है दोस्तों, यानी आपसे पूछ रहा है चार्ज, तो जिंक की सतह पे नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि शुष्क सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो आप लगाएंगे आंसर शुष्क ऊर्जा को, ये विद्युत शुष्क ऊर्जा जो है, शुष्क सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि 70 नंबर, कहता है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 22.4 लीटर। वैसे आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, ये आपसे पूछता ही है, छाप लीजिए दिमाग में, जहां छापना है छाप लीजिए, ये किसी न किसी एग्जाम में भी छपेगा। PV = nRT क्या होता है, PV = nRT। और वैसे भी अब जो है LP का भी एग्जाम होने वाला है, तो इस दृष्टि से ये पक्का क्वेश्चन छपेगा ही किसी न किसी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कहता है कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, A पॉजिटिव B पॉजिटिव नहीं, O पॉजिटिव सबसे अधिक पाया जाता है ना। कितनी, तो भारत में सबसे अधिक O पॉजिटिव, हालांकि B पॉजिटिव इससे कम नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है, चूंकि 32.53% O पॉजिटिव, जबकि B पॉजिटिव जो है 32.09% पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देनी चाहिए, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 3 आहार देनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टाफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 73 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ये सब बनाने के लिए पेट्रो रसायन केमिकल्स का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुछ कोशिकीय जीव में जैसे राइजोपोस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन किस प्रकार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, बीजाणु के द्वारा इनकी जो है प्रजनन होता है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए, कहता है कि साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं, यानी किस में जबड़े रहित का मतलब क्या है, उसमें साइक्लोमेस्टेटा, इसमें जिसमें जबड़े नहीं पाया जाता है, तो 75 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, कशेरू की। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से नियंत्रण बने रहे। हम जल्दी वॉल्यूम 2 लेकर के आएंगे। धन्यवाद।